Hello children, in this video we are going to start new chapter. The name of the chapter is Moving Charge and Magnetism. In some book it is also mentioned as Magnetic Effect of Current. In this we are taking first topic as Oersted experiment. In this experiment it was found that when current passes through the conductor, मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड द कंडक्टर. जब किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग में चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड ग्रिप रूल. थंब रूल या ग्रिप रूल के हेल्प से हम इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू विच if a current carrying conductor is held by right hand in such a way that thumb points the direction of current, then the finger indicates the direction of magnetic field. जैसे ये राइट हैंड से हमने इस कंडक्टर को हेल्ड करके रखा है और जो पेन है ये कंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है. इसके टिप की तरफ करंट फ्लो हो रहा है. थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन कर्ल ऑफ फिंगर, आप देखिए जो कर्ल ऑफ फिंगर है ये एंटी क्लॉकवाइज जो कर्ल बन रहा है ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज कर्ल. इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. जैसे अगर करंट ऐसा अपवर्ड होता तो ये कर्ल ऑफ फिंगर आप टॉप से देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये कर्ल ऑफ फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को. इन ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इसके सेटअप में एक पीक्यू कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कराया गया और इसमें नीचे में एक मैग्नेटिक कंपास रखा. जब इस की को ऊपर रखा मतलब जब कोई करंट फ्लो नहीं होता था तब मैग्नेटिक कंपास नॉर्मल NS यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. लेकिन जैसे ही की को क्लोज करते हैं इसमें से करंट फ्लो होता है और P से Q कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक कंपास NS से डिफ्लेक्ट होके N' S' डायरेक्शन इंडिकेट करने लगता है. जो की को ओपन कर देंगे तो ये वापस अपने NS पोजीशन पर आ जाता है. इससे ये कंफर्म हो रहा है कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. इसके अलावा इसमें अगर हम रियोस्टेट के हेल्प से करंट के वैल्यू को ज़्यादा या कम करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है. ज़्यादा करंट में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, कम करंट में कम डिफ्लेक्शन. इट मीन्स स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक कंपास को इस कंडक्टर से पास या दूर ले जाने पे भी डिफ्लेक्शन चेंज होता है. यह ऑब्जर्व किया गया कि अगर कंडक्टर को पास लाया जाए, कंडक्टर को मैग्नेटिक कंपास के पास लाया जाए तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है. यानी नियर द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस. इसके अलावा अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अभी जैसे ये P से Q की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, इसे Q से P की तरफ कर दें तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है. तो ये सारे कंक्लूजन्स निकाले गए थे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में. सेकेंड टॉपिक इज लॉरेंज फोर्स. इट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टोटल कितना फोर्स एक्ट करता है. जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से और मैग्नेटिक फोर्स Fm से डिनोट किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है Fe इक्वल्स टू Q इंटू E, वेयर Q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B के इक्वल है. V is the velocity of the charge and B is the magnetic field. तो आप देखिए V और B का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है
तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इन दोनों वेक्टर v और b के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यानी वेक्टर Fm आएगा वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और हम इसमें वैल्यू रख के नेट फोर्स निकालेंगे जो कि लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। इस चैप्टर में मेनली हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होने यानी ई का वैल्यू 0, तभी फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी। और यदि हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एफ जो आ रहा है ये v के भी परपेंडिकुलर है और f जो है b के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि f v और b के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है। दैट्स व्हाई f इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज f इज परपेंडिकुलर टू b। यहाँ थीटा v और b के बीच का एंगल है और ये थीटा f के मैग्नीट्यूड को भी डिसाइड करता है। जैसे थीटा अगर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में f का वैल्यू मैक्सिमम होगा, लेकिन थीटा 0 या थीटा 180 डिग्री है यानी b और v सेम डायरेक्शन में है या b और v अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस समय इस पे f का वैल्यू 0 आएगा, बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0। मैक्सिमम फोर्स आएगा व्हेन v एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब v एंड b परपेंडिकुलर है तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है और ये आ रहा है क्यू वी बी के इक्वल। और उस समय बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है जो mv²/r के इक्वल होना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लॉरेंज फोर्स के फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि हम लिख सकते हैं mv²/r इक्वल टू क्यू वी बी। सॉल्व करके r इक्वल टू आया mv/bq, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिपेंड करता है मास पे, मास ऑफ द चार्ज पे, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर एंड b यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इस m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी को हम p यानी मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस केस में r इक्वल टू p/bq फॉर्मूला बन जाता है। और p को अगर हम मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो p इक्वल टू आता है √2m के। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें p को हम √2m के से रिप्लेस कर दें तो रेडियस r इक्वल टू आ रहा √2m k/bq, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो तीन फॉर्मूले आए हैं r के लिए mv/bq के फॉर्म में, r इक्वल टू p/bq के फॉर्म में और r इक्वल टू √2m k/bq के फॉर्म में, इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन उठता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब मास वगैरह मेंशन है तो फर्स्ट वाला यूज करते हैं, जब मास कांस्टेंट है तो फर्स्ट वाला यूज करते हैं, जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। या कई बार होता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है, इक्वल स्पीड से एंटर कर रहे हैं तो भी हम ये फर्स्ट वाला फॉर्म यूज करते हैं। m या v कांस्टेंट है तो फर्स्ट फॉर्म, p कांस्टेंट है तो सेकंड फॉर्म और k कांस्टेंट है तो थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। ये एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन दे एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विथ इक्वल वेलोसिटी, विथ इक्वल मोमेंटम।
यानी तीनों कंडीशन अलग अलग ली गई है और इन तीन कंडीशन के लिए हमें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं उनके रेडियाई को कंपेयर करना है, यानी R1/R2 कैलकुलेट करना है। अल्फा पार्टिकल यानी इसका मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। जैसे हम mp मास ऑफ प्रोटॉन ले रहे हैं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ mp होगा। इसी तरह ये क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। यदि हम प्रोटॉन के चार्ज को QP से डिनोट कर रहे हैं तो Q अल्फा का वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ QP। अब इसमें केस 1 कंसीडर किया जा रहा है व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है तब रेलेवेंट फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू √2mk/bq। इस पर्टिकुलर केस में K तो कांस्टेंट है ही, B भी कांस्टेंट लिया जा रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के लिए सेम मैग्नेटिक फील्ड है और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू √m/q। तो Rp/R अल्फा आएगा √m अल्फा इंटू Q अल्फा/QP। अब इस m अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं √mp से 4 टाइम्स ऑफ mp से, और Q अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ QP से। इनको एक सिंगल रूट में लिखा जा सकता है तो ये mp का टर्म कैंसिल हो जाएगा 1/√4 और यहाँ पे QP की कैंसिल होगा तो 2। तो आप देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से आपको Rp और R अल्फा का रेशो 1:1 के फॉर्म में मिलेगा। इसके बाद जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, v का वैल्यू कांस्टेंट है, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल्स टू mv/bq। अब क्योंकि v कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तब R का रिलेशन आएगा R प्रोपोर्शनल m/q, यानी कि Rp/R अल्फा इज इक्वल्स टू mp/m अल्फा Q अल्फा/QP। वैल्यूज पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो Rp/R अल्फा आया 1/2 यानी 1:2 के फॉर्म में। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी R इक्वल्स टू P/BQ यूज करेंगे। P कांस्टेंट है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q, यानी Rp/R अल्फा इक्वल्स टू Q अल्फा/QP। इनके वैल्यूज रख के Rp/R अल्फा निकाले तो 2:1 के फॉर्म में आंसर आ रहा है।